राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकला हूं। इस यात्रा से देश को एक करना है, नफरत को मिटाना है, मोहब्बत को बढ़ाना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बहुत से सवाल भी खड़े हुए तो बहुत सी तारीफें भी हुई, लेकिन एक सवाल जरूर सामने आया कि अब तक इस यात्रा से कांग्रेस को हासिल क्या हुआ है, राहुल गांधी को हासिल क्या हुआ है, कितना जुड़ा है भारत। विरोधी पार्टियों के नेता यह कहते रहे कि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, जोड़ने की जरूरत तो कांग्रेस को खुद को है, कांग्रेस को एकजुटता की जरूरत है, कांग्रेस खुद को जोड़े, भारत तो जुड़ा हुआ है। तो कहीं तारीफ भी हुई, विरोधी नेताओं ने, बहुत से नेताओं ने तारीफ भी की कि बड़ी बात होती है इस तरह से यात्रा निकालना, लेकिन इसके साथ ही आलोचनाएं भी हुई। राहुल गांधी मंच से कई बार सरकार पर, बीजेपी पर, मीडिया पर भी बरसते रहे, अपनी बातों को कहने के अंदाज को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहे। कभी उनकी टी शर्ट को लेकर चर्चा हुई, कभी दाढ़ी को लेकर चर्चा हुई, कभी ठंड न लगने को लेकर चर्चा हुई। लगातार यात्रा चलती रही, यात्रा के अलग अलग पड़ाव सामने आए, यात्रा से बहुत सारी दिलचस्प चीजें निकलकर सामने आई, तो साथ में वक्त वक्त पर यात्रा को आलोचना का शिकार भी होना पड़ा। फिर कोरोना का जिक्र हुआ, बिजली की बात हुई, सड़कों की बात हुई, बातें बहुत सारी हुई। फिर सवाल वही कि अब तक जो पहला चरण, जो पहला पड़ाव है इस यात्रा का, जो अभी खत्म हुआ है दिल्ली में, इससे यात्रा को, कांग्रेस को, राहुल गांधी को क्या मिला, भारत कितना जुड़ा, बहुत से सवाल हैं। चर्चा करेंगे, बहुत से गंभीर विषयों पर चर्चा करेंगे, बहुत से अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इस यात्रा पर चर्चा करेंगे। हरियाणा में इस यात्रा का इंपैक्ट क्या रहा, हरियाणा के नेता कितने जुड़े, क्या एकजुट नजर आए, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन राहुल गांधी ने लाल किले से क्या कुछ कहा, आज जरा वो सुनते हैं। कि इस देश में सब जगह नफरत फैली हुई है, मगर जब मैंने चलना शुरू किया तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। मैंने मीडिया के बारे में कहा, शुरुआत में कहा कि हमारे दोस्त हैं, दोस्त हैं, मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं। और वो तो तब भी ठीक है, वो ठीक है, हमारी बात नहीं उठाएं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये एक और काम करते हैं, इनकी गलती नहीं है। देखिए, ये जो यहां खड़े हैं, इनसे गुस्सा मत होइए, इनकी गलती नहीं है। देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, ये जानते हैं लगाम लगी हुई है, पीछे से लगाम लगी हुई है, मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाई और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। लाल किला पर यात्रा पहुंची, लाल किले का भी जिक्र हुआ। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, लोगों को संबोधित करते हुए, एक बार वो भी सुनते हैं। हिंदुस्तान जानता है भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। ये सच्चाई है। और ये पूरा का पूरा लक्ष्य इनका आपके ध्यान को इधर से उधर, उधर से इधर करने का है। 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800। मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी, मगर जब मैं इनका टेलीविजन खोलता हूं 24 घंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये आपका ध्यान
इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। और अपनी यात्रा को लेकर, अब तक के सफर को लेकर राहुल गांधी क्या कुछ बोले, एक बार वो भी सुनते हैं। आपने ये यात्रा देखी होगी, इसमें आपको हिंसा दिखी? कहीं नहीं दिखी। किसी ने किसी को मारा? किसी ने गाली दी? नहीं। आपने इसमें नफरत देखी? बिल्कुल नहीं। इसमें किसी ने यह पूछा भैया तुम्हारा धर्म क्या है? किसी ने कहा भाई तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो? नहीं। किसी ने यह पूछा तुम स्त्री हो या पुरुष हो? किसी ने यह पूछा तुम्हारी क्या जात है? बिल्कुल नहीं। कपड़े भी नहीं पूछे, कपड़े भी नहीं पूछे। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा या नहीं, इसमें कुत्ते भी आए। कुत्ते भी आए इसमें, कुत्ते आए। और आपने अगर आप टीवी देख रहे होते आपने एक चीज देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा। इसमें गाय भी आई, भैंस भी आए, सुअर भी आए, मैंने देखा। वो तो सब जानवर आए, सब लोग आए, और यहां पे कोई नफरत नहीं। जैसा हमारा हिंदुस्तान है वैसे ये यात्रा है, कोई नफरत नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई गलत सवाल नहीं। कांग्रेस का यह कहना है कि हम इस यात्रा के जरिए नफरत को खत्म करने के लिए निकले हैं। इस यात्रा का मकसद मोहब्बत को बढ़ाना था, कांग्रेस को मजबूत करना नहीं बल्कि देश को मजबूत करना था। लेकिन कांग्रेस की राहुल गांधी की इस यात्रा पर विरोधी पार्टियों के नेताओं की तरफ से भी लगातार बयान आते रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जरूरत कांग्रेस को खुद को जोड़ने की है, कांग्रेस का घर टूटा हुआ है, यह पॉलिटिकल यात्रा है, राहुल गांधी की यात्रा का कोई महत्व नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात भी सुनिए। ये उनका एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है और पॉलिटिकल कार्यक्रम हर पार्टी अपना करती रहती है। उन्होंने भी यात्रा निकाली कि कांग्रेस की इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी और जरूरत है अपनी पार्टी को जोड़ना। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस से केवल ढींगरा जी जुड़ चुके हैं, नमस्कार केवल जी। बीजेपी से वीरेंद्र सिंह चौहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्कार वीरेंद्र सिंह चौहान जी। अजय गुलिया जी हमारे साथ जेजेपी से जुड़ चुके हैं, नमस्कार अजय गुलिया जी। और विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ इनेलो से जुड़ चुके हैं, नमस्कार विजेंद्र जी। स्वागत है आप सभी का। केवल ढींगरा जी, पहला सवाल आप ही से जी। यात्रा का समापन हुआ है, एक चरण पूरा हुआ है, कितनी कामयाब रही, क्या कुछ मिला अब तक इस यात्रा से? देखिए, नफरत के खिलाफ आप निकले थे, लेकिन कई बार ऐसा भी लगा कि कुछ ऐसी बातें हुई कि जो खुद नफरत नुमा लग रही थी। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी का एक मकसद था कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाकर जो हमारे देश के अंदर जिस तरह से भाईचारे को खराब किया पिछले 8.5 साल के दौरान बीजेपी ने, उसको ठीक करने का काम था। और उसमें राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य में ये बात कही भी कि मैं नफ़रत के बाज़ार में जो मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, वो इसलिए खोल रहा हूँ कि ये जो नफ़रत फैला रहे हैं आपस में, हिंदुओं को भी बांटने का काम जो बीजेपी की सरकार कर रही है। आप देखिए, हमारे देश के अंदर 100 करोड़ वोटर हैं, जिसमें से 82 करोड़ जो हैं करीबन हिंदू हैं, और उन हिंदुओं को आपस में डिवाइड करके ये वोट की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी की जब मोदी सरकार जो काम करती रही, और दूसरे तरीके से ये लोग नफ़रत फैलाते हैं। किस तरह से? आप देखिए, डर का माहौल किस तरह से पैदा करते हैं। वो इस तरह से कि आपने नोटबंदी की, किस काम के लिए?
किसको फायदा पहुंचाने के लिए? डर फैलाने के लिए। लोगों के अंदर पैनिक फैला, लोगों को लाइनों में लगवाया। कई लोग उस लाइनों के अंदर जो है स्वर्गरास में प्यारे हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके अंदर डर पैदा कर दिया कि आपके साथ आप हिले तो ये हो जाएगा, आप इधर गए तो ये हो जाएगा। फिर दूसरी बात, नॉन जीएसटी जो जीएसटी बननी चाहिए थी, उल्टी। मैं यात्रा की बात कर रहा हूं। मैं उसी का ही थोड़ा सा नफरत के ऊपर ही बात कर रहा था। किस तरह से डर फैलाते हैं, किस तरह से बीजेपी डर की राजनीति कर रही है, मैं सिर्फ वो थोड़े से पॉइंट बताना चाह रहा था। चलो ये मैं इसी पे ही दोबारा आता हूं कि ये लोग जानबूझकर इस जो 8.5 साल का टाइम था, फिर जब मोदी जी पहले 2014 में आए थे तब ये कहते थे अच्छे दिन लाएंगे, देश के अच्छे दिन बुरे दिन में तब्दील कर दिए। हमारी संपत्तियां इतने साल की जो बनी हुई थी उनको बेचने का काम किया इस सरकार ने। जब हम इस तरह की नफरत की राजनीति देखते हैं तो राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया कि देश को सबसे पहले जोड़ना है। लेकिन कम से कम अपने आप को भी तो जोड़ते हैं आप। आपके हरियाणा में इतनी बड़ी यात्रा, तब भी आपके बहुत से नेता एक साथ नजर नहीं आए। कुछ नेता तो नजर ही नहीं आए। कौन से नेता नजर कहीं किसी के फोटो लग रहे हैं तो किसी के नहीं लग रहे। देखिए एकजुटता ये भी तो होती है। देखिए जहां से राहुल गांधी जी की यात्रा चली मैं वहीं था और मैं लगातार एंड तक रहा और सभी के सभी नेता मैंने वहां पे देखे। अच्छा, किरण चौधरी जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो यात्रा में शामिल नहीं हुई। मुझे इस बारे में आप ही कंफर्म करें कि ये देखिए किरण चौधरी जी शामिल है जी। ये कहां पर शामिल हुई? हरियाणा में। ये मैं आपको दिखा रहा हूं। किरण चौधरी जी अपने हैंडल पे ये देखिए किरण चौधरी जी यात्रा के अंदर शामिल है। अच्छा। और यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य की पहली किरण के साथ तिरंगे को सलाम की यात्रा की शुरुआत। ये किरण चौधरी अपने ट्विटर हैंडल पे लिख रही है। अच्छा। फेसबुक ये राजस्थान में शामिल हुई थी, जहां शुरुआत हुई थी यात्रा की, वहीं पे एंट्री पे उसके बाद नजर नहीं आई। नहीं बिल्कुल नजर आई। अच्छा। आप ये देखिए, यही तो झूठ फैला जा, यही तो फैलाया जा रहा है कि हम किसी भी तरीके से किसी भी नेता का नुकसान करके कहां गुटबाजी, कहां कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश। चौहान साहब, बड़ी बात होती है इतना पैदल चलना, इतने किलोमीटर पैदल चलना, और आखिर में आप कोरोना का डर फैलाने लगे, आरोप लगने लगे सरकार पर कि सरकार यात्रा से घबरा गई है। राहुल गांधी भी मंच से कहने लगे और भी कांग्रेस पार्टी के नेता कहने लगे कि हमारी यात्रा की कामयाबी को देखकर सरकार घबरा रही है, बीजेपी नफरत की राजनीति करती है और इस नफरत को हम खत्म कर रहे हैं। यात्रा करना भारत में अच्छा माना जाता है जी। यात्रा करके ऋषि, मनीषी, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता समाज के साथ जुड़ाव पैदा करते रहे हैं पहले भी। कांग्रेस पार्टी के इस बुढ़ापे की तरफ खिसकते हुए युवराज को अगर भारत को जानने के लिए जानने के भाव से यात्रा करनी होती और करते तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी का भारत के संबंध में, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कारों, भारतीय समाज के बारे में ज्ञान बढ़ता। लेकिन कांग्रेस के युवराज को सीखने से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बारंबार ये साबित किया है कि वो उनको सोने की तश्तरी में रख करके सियासत मिल गई, विरासत में सियासत मिल गई, प्रधानमंत्रियों के खानदान में वे पैदा हो गए। उसके बावजूद लगातार सांसद बनने के बाद भी वे भारत को नहीं समझ पा रहे हैं और यह भी दर्शाया है उन्होंने बारंबार कि वो समझने के लिए भी तैयार नहीं है। राहुल गांधी की भाषा देखिए, राहुल गांधी के शब्दों पर जाइए। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उनकी यात्रा में कुत्ते आए। नेताओं की यात्राओं में कुत्तों का क्या काम? राहुल गांधी कह रहे हैं उनकी यात्रा में गायें आई। राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा में, भारत जोड़ने की यात्रा में गाय का क्या काम? कोई गायों का सम्मेलन कर रहे थे क्या? उनकी यात्रा में भैंस आई। माने क्या बोल रहा है ये कांग्रेस का युवराज? कि यात्रा में कुत्ते भी आए, गाय भी आई, भैंस भी आई, हमने किसी सुअर भी आए, लेकिन किसी पर ना, बोलेंगे किसी के खिलाफ हिंसा नहीं हुई। मैं बोल रहा हूं ना, मैं पूरा कर दूंगा, मैं पूरा कर दूं। रुकिए आप, मैं ही कर दूंगा ना ये बात पूरी। आपके बोलने से पहले मैं यही कह रहा हूं। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कुत्ते, गाय, भैंस, सुअर ये आए, उनके खिलाफ हिंसा नहीं हुई। राहुल गांधी जी इससे पहले अनेक राजनेताओं ने यात्राएं की हैं भारत में, और भारत में जब कोई यात्राएं करता है तो हिंसा नहीं होती। इनके ख्वाबों में, ख्यालों में हिंसा होती होगी। हिंसा कहां होती है उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं राहुल गांधी को कि राजनीतिक हिंसा होती है
1984 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेसियों द्वारा निहत्थे निर्दोष सिख समुदाय के खिलाफ जहां हजारों की संख्या में लोगों को टायर जलाकर टायर गले में डालकर के जिंदा जला दिया जाता है, वो हिंसा कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा हरियाणा में भी की गई, दिल्ली में भी की गई, पंजाब में भी की गई राजनीतिक हिंसा इसको कहते हैं। और ऐसी हिंसा में सीधे तौर पर शामिल रही कांग्रेस पार्टी, उसके नेता खुद को सर्टिफिकेट देते हैं कि वे हिंसा नहीं करते, उनके यहां हिंसा नहीं होती। अब दूसरा एक जुमला उनका कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं, खोल रहा हूं। राहुल गांधी को आज तक यह समझ में नहीं आया भारतीय समाज में, भारतीय गणतंत्र में, भारत राष्ट्र में राजनीति और समाज का काम दुकानदारी नहीं होता। इट इज नॉट अ कमर्शियल वेंचर। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या दूसरे राजनीतिक दल, इनसे कोई इस बात की उम्मीद नहीं करता कि वे खुद को दुकान साबित करें या दुकान कहें। राहुल गांधी कहते हैं मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। एक मिनट रुकिए, पूरा करने दीजिए, बहुत जरूरी बात कह रहा हूं। फिर दोनों की अगर राहुल गांधी राजनीति को दुकान मानते हैं तो वो खोल ले। हम सियासत को सेवा का माध्यम मानते हैं, हम दुकान नहीं मानते। रही बात नफरतों की, तो राहुल गांधी और कांग्रेस से ज्यादा नफरती नहीं, रुकिए, उनके बीच में आपने नहीं टोका। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से ज्यादा नफरत का कारोबार हिंदुस्तान की धरती पर किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। चलिए अजय गुलिया जी, कांग्रेस कितनी मजबूत लग रही है आपको आज की तारीख में? राहुल गांधी की इस यात्रा से आपको लगता है कि हरियाणा में जो 3-4 दिन यात्रा रही है, हरियाणा में भी एक अलग असर देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में इस यात्रा का? और राहुल गांधी एक राजनीतिक रूप से आपको कितने परिपक्व नजर आए, और उनकी इस यात्रा का क्या कुछ इंपैक्ट पड़ने वाला है देश की सियासत पर? जो नफरत खत्म करने की वो बात कर रहे हैं, क्या वाकई में देश में नफरत है? नहीं, अगर नासिर भाई, अगर देश के अंदर नफरत का, अपने भीतर तो झांकें, अपने अंदर की नफरत को तो समाप्त करें, अपने चीन प्रेम को तो छोड़ें, अपने पाकिस्तान प्रेम को तो छोड़ें। भारत जुड़ेगा तब। अजय गुलिया जी बोल रहे हैं, वीरेंद्र चौहान जी। जी अजय गुलिया जी। हाँ, देखिए नासिर भाई, अगर नफरत का बीज इस देश के अंदर किसी ने बोया तो वो कांग्रेस ने बोया। देखिए सब चीजों को, देश की एकता अखंडता की बात 370 हटा करके देश को एक सूत्र में पिरोने का काम जब हो रहा था, उसका विरोध किसने करा? कांग्रेस ने करा। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया 1986 के अंदर शाहबानो केस में, तो किसी धर्म विशेष को प्रसन्न करने के लिए या उनकी सहानुभूति लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस देश की कानून व्यवस्था को, संविधान को किसने ताक पर रखा? कांग्रेस ने ताक पर रखा। ये सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। आज मैं सुनता हूँ कई कल कोई प्रवक्ता बात कर रहे थे कि देश के लिए बलिदान दिया। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। भिंडरावाला को बनाने वाला कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। तो ये सारी चीजें सोचने की हैं कि ये सारे काम किए किसने। आज राहुल गांधी को देश की अखंडता प्रभुता की चिंता हो रही है। राहुल गांधी को यह चिंता तब नहीं हुई थी जब कश्मीर को भारत एक सूत्र में पिरोने के लिए 370 को हटाया जा रहा था, तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया था। आज लोगों को पूछा, और मैं तो एक चीज कहता हूं नासिर भाई, ये हरियाणा के लोग हैं, ये हरियाणा के लोग इस यात्रा में शामिल होने नहीं, जो कुछ भी लोग दिखाई भी देते हैं वो कहते हैं एक कैसा अजूबा है, उसको देखने आते हैं। अच्छा। और राजनीतिक जो कितने परिपक्व है उसकी बात मैं कह देता हूँ। देखिए वो बहुत सीनियर, जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए 2 के दौरान, वो चाहे भले ही कोई कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर शामिल ना हो, लेकिन वो हम सभी जानते हैं, बल्कि समूचा भारतवर्ष जानता है कि उस सरकार में उनका क्या होता था। अगर जब वो बिल बन रहा था, वो कानून बन रहा था, तब उन्होंने उसमें शामिल ना हुए, तो उनकी सीरियसनेस, उनकी परिपक्वता दिखाता है कि वो कितने परिपक्व हैं। अगर वो उसमें शामिल नहीं थे और एकदम विदेश से आकर के उसको फाड़ करके देश के प्रधानमंत्री का अपमान उन्होंने सदन के अंदर किया, तो ये भी दिखाता है कि वो कितने परिपक्व हैं।
ये तो कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि क्या वो जब बिल बन रहा था राहुल गांधी शामिल थे उस चर्चा के दौरान, उस पार्टी विद इन पार्टी चर्चा के अंदर क्या वो शामिल थे? अगर वह नहीं थे तो वो कितने सीरियस थे? अगर वो चर्चा में शामिल नहीं थे और तुरंत विदेश से आकर के उस बिल को फाड़ करके देश के प्रधानमंत्री का अपमान उन्होंने किया, तो ये सारी चीजें दर्शाता है कि वो कितने ठीक है सर, सीरियस है। मैं दोबारा से आऊंगा अब विजेंद्र रेड्डी जी, आपको क्या लगता है कि कितनी कामयाब रही अब तक ये यात्रा राहुल गांधी की, और क्या आप भी, इनेलो भी उससे प्रभावित होकर अपनी यात्रा निकालने का ऐलान कर चुकी है? जो आपने कहा कि हम भी निकालेंगे एक यात्रा हरियाणा में। देखिए, सबसे पहले तो कुरैशी जी मैं ये कहना चाहूंगा जी हाँ, हम इनसे प्रभावित होकर के यात्रा नहीं निकाल रहे। हाँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पहले भी कई यात्राएं निकाल चुकी है। आपको ध्यान होगा जी। जब ताऊ देवीलाल जी ने दिल्ली पहुंच करके दिल्ली में रैली की थी और पूरे समस्त हरियाणा का सम्मेलन किया था, और सबसे पहले ताऊ देवीलाल जी ने यात्रा निकाली थी। और इनसे पहले हमारा फैसला हो चुका था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में हर हल्के को टच करते हुए यात्रा निकालेगी, जो हमारी 20 फरवरी से शुरू होगी और 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र में समाप्त होने जा रही है। दूसरी बात, आपने कहा कि जो ये यात्रा, कांग्रेस की जो यात्रा निकल रही है, इसका हरियाणा में क्या प्रभाव आएगा? कुरैशी जी देखिए, ये एक राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा निकाली गई राष्ट्रीय यात्रा है, जो देश के स्तर पर यात्रा निकाली जा रही है। और जब राष्ट्रीय स्तर की यात्रा होती है तो पूरे राष्ट्र के नेता मिलकर के उसमें चलते हैं, और लगभग 2800 किलोमीटर की यात्रा ये संपूर्ण की है। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि देखो, यात्रा बिल्कुल सफल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जिस दिन से यात्रा शुरू हुई इस तरह की किसी प्रकार की कोई अमानवीय घटना, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद देखने को नहीं मिला। और ये एक कांग्रेस पार्टी के लिए इसकी मैं बधाई भी देना चाहूंगा चैनल के माध्यम से, बिल्कुल पार्टियों से ऊपर उठ करके। अच्छा। लेकिन जिस प्रकार से जब हरियाणा प्रदेश में यात्रा का शुरुआत हुई, आगमन हुआ मुंडका बॉर्डर के ऊपर, आगमन के समय में जो वहां पर इन्होंने एक सभा की, और उस सभा में हरियाणा प्रदेश के सभी नेता शामिल हुए। हाँ। उस शामिल होने में किरण चौधरी को फ्रंट लाइन में उसको कुर्सी नहीं मिली, उसको सेकंड लाइन में स्थान लेना पड़ा। ठीक। और वो कहीं ना कहीं किरण चौधरी वहीं से नाराज हुई, और वहीं से कांग्रेस पार्टी की जो कदम ताल हो रही है इस रैली में, वहीं से इनकी फूट भी उजागर होनी शुरू हो गई थी। और उसके बाद जो यात्रा चली, किरण चौधरी बहुत ही कम जगह हमें तो दिखाई नहीं दी, लेकिन हो सकता है उन्होंने पार्टिसिपेशन किया हो, क्योंकि राष्ट्रीय नेता आए हुए थे, उनके बॉस आए हुए थे सुप्रीमो, और सुप्रीमो के साथ जरूर वो शामिल हुई होगी, लेकिन कदम ताल उन्होंने जरूर किया होगा। मन और दिल से इनका मिलाप बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरी बात जी, कुरैशी जी, जिस प्रकार से अभी राहुल जी का स्टेटमेंट आपने सुनाया, और केवल धिंगड़ा जी भी कह रहे थे, हाँ। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा सरकार ने देश में नफरत फैलाने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। हर जगह जो है ना, हरियाणा में जाट नॉन जाट, महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा, पाटिल नॉन पाटिल, हर जगह जो है ना, इन्होंने हिंदू मुस्लिम लड़ाई लड़ा करके नफरत फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी। और तो 3 दिन हरियाणा में यात्रा रही, 3 दिन से हम डिबेट में बैठते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी हमारे 1984 की बात उठाने की बात करते हैं हर बार, जो कि एक बहुत पुराना मुद्दा हो चुका है, और उस दबे हुए मुद्दे को बार बार उजागर करने का काम करते हैं। यहां भी ये नफरत फैलाने का काम करते हैं। पता नहीं क्यों केवल धिंगड़ा गोधरा की बात नहीं करता। और सवाल केवल धिंगड़ा जी सीधे वीरेंद्र चौहान जी को आपने सुना, 1984 की बात की, आतंकवाद की बात की अजय गुलिया ने। उनका यह कहना है कि सब कुछ नफरत की बुनियाद है वो कांग्रेस ने रखी है देश में, अब कांग्रेस नफरत मिटाने की बात कर रही है। देखिए, ये सबसे बड़ा झूठ है, और ये झूठ बोलने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की भारतीय झूठ पार्टी करती है। आपको मैं बताऊं, इन्होंने अभी कहा कि बुढ़ापे वाली कांग्रेस, आपको याद होगा, अभी अब मैं बता देता हूं, मोदी जी की एज की बात साथ में एक में बीच में आपको बता दूं जी, इनेलो क्या जो किरण चौधरी का कि आपकी नेता एक बार आई फिर दोबारा नजर नहीं आया, तो फूट अभी भी नजर आ रही है आपकी पार्टी में, इतनी बड़ी यात्रा के बाद भी एकजुट नहीं हुई। वो भी करता हूं मैं। मोदी जी की एज और राहुल गांधी जी का एज का डिफरेंस देख ले वीरेंद्र चौहान जी, कितनी है, कौन बुजुर्ग है और कौन जवान है, ये भी देख लें। दूसरी बात आप ये कर रहे थे कि भाषा का प्रयोग गलत कर रहे थे कि रास्ते के अंदर कोई भी आ सकता है। अरे भाई, अगर यात्रा चलेगी तो कोई भी आ सकता है, उसमें क्या दिक्कत है?
आपको क्या परेशानी है अगर कोई उसके अंदर कोई जानवर आ जाए तो उसमें आपको परेशानी है क्या? इसमें परेशानी नहीं करनी चाहिए, यह सोचना चाहिए कि यात्रा बहुत अच्छे से चल रही है। दूसरी बात मैं एक कहना चाहता हूं, जहां तक इन्होंने हिंसा की बात कर रहे थे, हिंसा में नोटबंदी के अंदर कितनी हिंसा हुई, कितने लोगों की मौत हुई, इसका कोई आंकड़ा नहीं है क्या आपके पास? देखिए निकाल के। जीएसटी के अंदर कितने लोगों को तकलीफ हुई, कैसे नफरत फैलाई आपने, किस तरह से लोग बिजनेसमैन जो हैं उनकी 50% इंडस्ट्रीज बंद हुई, क्या आपको नफरत नहीं दिख रही? दूसरे बात, जो 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 बुलडोजर चलाए आप लोगों ने, कितने लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाकर आपने कितने लोगों के घर तबाह किए, क्या नफरत नजर नहीं आई आपको? दूसरी बात कहता हूं, ये जो आपने 370 की बात रखी, गुलिया जी आप समझ लीजिए, पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर जो लोग रहते हैं उनकी जो उनके हक हैं वो खत्म कर दिए 370 के साथ साथ। वो हक खत्म करने की बात कर रहे थे, 370 खत्म करने से आपको वहां पे जमीन कोई ले सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम यह थी कि पहाड़ी क्षेत्रों के जो गरीब लोग वहां पे रहते हैं उनके हक खत्म कर दिए। उनको जो राइस कम रेट पे मिलता है, उनको जो खाना कम रेट पे मिलता है, वो खत्म कर दिए हक। क्या नफरत नहीं फैलाई आपने? क्या आप लोगों ने उन लोगों को जीने का अधिकार लिया नहीं वापिस? पहाड़ी क्षेत्रों पे ना राइस हो, ना खाना हो, ना उनका कोई पीना हो। तुष्टीकरण की राजनीति, शाहबानो एक तरफ आप करें, जात धर्म की बात नहीं करते, शाहबानो केस का जिक्र किया गया कि उस टाइम पर एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए आपने इस केस को भी फायदे में। जहां तक ये शाहबानो और गोधरा कांड की बात कर रहे थे अभी विजेंद्र रेड्डी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय भी गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री कौन था और उस समय होम मिनिस्टर गुजरात का कौन था? यही दो लोग थे जिन लोगों ने वहां पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके किस तरह से दंगे फैलाए थे। और मैं उस बात पे नहीं जाना चाह रहा था, मैं सिर्फ आज की बात करना चाहता था, 2002 की नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ये 1984 पे पहुंचे इसलिए 2002 पे जाना पड़ा। मैं आपको ये फिर कहना चाहता हूं, तड़ी पार किसको किया था? इन्हीं लोगों को किया गया था, क्योंकि इन लोगों ने नफरत फैलाई थी उस समय। और मैं आपको फिर कहता हूं, यह बिजली काटू सरकार बन गई इस यात्रा के अंदर, पानी बंद करने की सरकार बन गई, ये ऐसे काम करने लग गए छोटे छोटे, जो जिस तरह से चलते चलते छुटके ये काम करने होते हैं कि बिजली काट देंगे तो कोई लोग यात्रा में नहीं आएगा, इस तरह के काम कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए इन लोगों को। बीजेपी डर गई है, इस वजह से नफरत फैला रही है। ये अभी भी यात्रा से भी डरे हुए हैं, इसीलिए ये काम कर रहे हैं। केवल डिंगराज, वीरेन जी, नफरत की शुरुआत भी आपकी तरफ से होती है और आप डर गए यात्रा से। बिजली आपने काटी, पानी आपने बंद कर दिया। हरियाणा में भी कई नेताओं ने आरोप लगाए कि जहां जहां यात्रा जा रही थी वहां पर बिजली काट दी गई ताकि लोग सुबह सुबह नहाकर यात्रा में शामिल न हो पाए। देखिए, कांग्रेस अब अपनी यात्रा को लेकर उसको चर्चा में लाने के लिए किसी भी तरह के प्रपंच रचे, ये इनको छूट है। ये पार्टी पहले दिन से छल, प्रपंच, झूठ, तुष्टीकरण, भारत के मान बिंदुओं का निरादर करने वालों की पार्टी रही है। ये वही पार्टी है जिसने 1947 में सांप्रदायिक आधार पर हिंदुस्तान का, भारत भूमि का, भारत माता का हिंदू मुस्लिम के आधार पर विभाजन स्वीकार किया था। तो इनसे हमें सच की उम्मीद नहीं है। ये भले ही हमको झूठ, इस तरह का जुमला, हम पर झूठ बोलने का आरोप लगाएं, लेकिन इन्होंने कितने झूठ बोले हैं वो मैं आपको एक एक करके गिनवा सकता हूं। मैं ये भी आपको बता सकता हूं कि केवल धिंगड़ा जी 370 के बारे में और शाहबानो के बारे में कितना जानते हैं। जब शाहबानो का केस हुआ, कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए संविधान संशोधन कर दिया। उस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे क्या गुजरात के? कितना इनका राजनीतिक ज्ञान है, कितना छिछोरी बातें कर लेते हैं धिंगड़ा जी, इससे यह साबित होता है। मैं और बताता हूं, अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू कश्मीर के नागरिकों के, चाहे वो पहाड़ी हो चाहे वो गैर पहाड़ी हो, उनके अधिकार कम नहीं हुए बल्कि बढ़े हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 370 अनुच्छेद और 35A अनुच्छेद के रहते हुए जम्मू कश्मीर, जो कि भारत का एक राज्य था, हरियाणा, पंजाब या केरल, तमिलनाडु की तरह, वहां पर भारतीय संविधान के सैकड़ों की संख्या में जो प्रावधान है वो लागू ही नहीं थे।
वहां पंचायती राज अधिनियम जो राजीव गांधी ने बनाया था वो लागू नहीं था, वहां के अनुसूचित जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं था, वहां रहने वाले लाखों की संख्या में पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए नागरिकों के अधिकार वो छीन लिए गए थे। जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समुदाय के लोग, उन्हें वहां रहने का अधिकार तो था, लेकिन हटाकर कौन सा अधिकार दिया वो बताइए ना। कर्मचारी से ज्यादा कुछ कौन नहीं सा अधिकार दिया आपने वो बताइए। सुनिए सुनिए, अरे पूरा करने दो, अरे पूरा करने दो ज्ञान मुनि। अरे मैं अच्छा सुन लो, बीच में मत बोलना, मैं बता रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं 370 हटाने से जम्मू कश्मीर के नागरिकों को हर वो अधिकार मिल गया भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, असम, मिजोरम, मणिपुर के नागरिकों को हासिल है। क्या बताइए ना, के रहते क्या अधिकार मिला बताओ। नागरिकों को नहीं था। अरे सर क्या अधिकार मिला बता दीजिए चौहान साहब। तो सही, हे अज्ञान मुनि, अभी मैंने बताया। भाई साहब मैं तो ज्ञान मुनि हूं, आप बता दीजिए ना, ज्ञान वर्धन कीजिए, कौन सा अधिकार मिला, क्या मिला उनको 370 हटाने से उन लोगों को क्या मिला बताइए। अरे कान खोल के डिबेट में बैठोगे तो बताओ ना क्या मिला। कान खुले हैं मेरे, अगर कान खोल के खुले हैं मेरे कान, तो आप बताओ कि सारे लोगों के देश के कान भी खुले हैं, बताइए कौन सा अधिकार मिला। जो बोलने दीजिए, बताइए। हाँ। नासिर इस व्यक्ति को चुप करिए, मैं तो बोलूंगा। ठीक है बोलिए, आप बोलिए। मैंने पहले भी बता दिया, मैं फिर बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी द्वारा लाए गए पंचायती राज अधिनियम का लाभ अनुच्छेद 370 के कारण नहीं था, अब मिल रहा है। क्या मिला बताओ तो सही, क्या मिला। मानवाधिकार आयोग की पहुंच नहीं थी, अधिकार क्या मिला उन लोगों को 370 हटाने से। अधिकार छीना आपने, और क्या बता उनको रोटी खाने का अधिकार छीना आपने, उनको जो चावल सस्ता मिलता था उसका अधिकार छीना। चलिए एक मिनट सर, जो बिजली सस्ती मिलती थी उसका अधिकार छीना आपने। जल्दी जो और गरीब आदमी पहाड़ी पे रहता है उसके पास ना बिजली है ना उसके पास इतना पैसा है। चौहान साहब जल्दी से अपनी बात, एक मिनट ढींगरा जी, चौहान साहब अपनी बात क्यों बोलने दे रहे हो, मूर्खता कर रहे हैं ऊपर से। लेकिन ये बीच में बोलेंगे, देखिए ये ठीक नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूं, जल्दी सर, वो अपना गुलिया जी भी अपना हाथ उठा रहे हैं और आप जल्दी से। कांग्रेस अगर स्वयं नासिर जब अब ये मेरी बारी में बोल रहे थे तो उस समय के को भी मेरा टाइम काउंट करोगे क्या? मुझे जल्दी आप कह रहे बोलिए, हो, पूरा बात करने पूरी दें कीजिए आप। जल्दी से। हाँ। नासिर भाई अगर हमको नफरती बताने वाली कांग्रेसी खुद नफरतों का अंबार, नफरत का ढेर नहीं होती तो 1984 में हजारों की संख्या में निहत्थे निर्दोष सिखों का कत्लेआम नहीं होता और राजीव गांधी ये नफरत भरी बात नहीं कहते कि जब बड़ा पेड़ हटाने का फायदा बता दो। एक फायदा अजय गुलिया जी, सर मैं आ रहा हूं क्योंकि अजय गुलिया जी, ये बीच में अजय गुलिया जी रुको, मेरी बात पूरी होने दीजिए, जल्दी कीजिए चौहान साहब, जल्दी से जल्दी से। मैं डिबेट छोड़ दूंगा, मैं ये भेदभाव सहन नहीं कर सकता। नहीं ऐसा मत कीजिए, बीच में बोल रहे, बात पूरी कीजिए। मुझे 30 सेकंड दीजिए, लेकिन 30 सेकंड आपके सर, 30 सेकंड आपके। ठीक है, पूरी तो तब होगी जब आप भी चुप हो जाएंगे। अगर कांग्रेसी नफरती नहीं होती तो इसकी नेता इटली वाली ताई सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर नहीं कहती। अगर कांग्रेसी नफरती नहीं होते और राहुल गांधी का खानदान नफरती नहीं होता, इनको इटली से तकलीफ, सोनिया गांधी से तकलीफ, कमाल है। तो इंडिया में रहते जी, आपको 30 सेकंड दे दूंगा, पहले उन्हें 30 सेकंड, 15 सेकंड और रहेगा, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। जी चौहान साहब, मैं पूरे 30 लूंगा, मेरे बीच में बोल रहे हो। अगर इटली वाली ताई सोनिया गांधी और उनका पूरा खानदान नफरत से, आप बीच में बोल रहे हो फिर, अरे आप बात पूरी कीजिए अपनी। आई रिपीट, अगर इटली वाली ताई सोनिया गांधी और उनका पूरा खानदान नफरती नहीं होता तो कांग्रेस की बोली पाकिस्तान की बोली से मिलती जुलती नहीं होती। कांग्रेस के नेता भारत के सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा नहीं कहते। नफरत इसी को कहते हैं जो कांग्रेस के आचरण में और व्यवहार में रहती है। और कांग्रेस अगर नफरती नहीं होती ना, एक अंतिम वाक्य है ये, अगर कांग्रेस नफरती नहीं होती
तो भारत के जन सामान्य द्वारा भारी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ चुने गए प्रधानमंत्री के लिए निरंतर कांग्रेस का बुढ़ापे की तरफ खिसकता ठीक है चौहान साहब, 40 सेकंड अब 30 सेकंड में इन्हीं बातों का जवाब ढींगरा जी। कांग्रेस नफरती नहीं होती तो ये नहीं होता, ये नहीं होता, इन्हीं बातों का आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अजय गुलिया जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक, मैं नफरत आपके कांग्रेस की रग रग में नफरत बसी है, वो ये कह रहे हैं। अगर कांग्रेस नफरती नहीं होती तो इसके अध्यक्ष खड़गे प्रधानमंत्री की तुलना चूहे से नहीं करते। चलिए ढींगरा जी, ये निर्लज्ज लोग हैं, प्रधानमंत्री की तुलना चूहे से हुए लोग हैं। देखिए जिस तरीके से ये जवाब नहीं है इनके पास, जब आप लोग एक कानून बनाते हैं या कानून को कोई काम करते हैं तो आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। नोटबंदी क्यों की, कोई लॉजिक नहीं है। जीएसटी की नॉन इंप्लीमेंटेशन की कोई लॉजिक नहीं है। इसके बीच में 370 हटाई, कोई लॉजिक नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों के पैसे खा गए, वो कोई लॉजिक नहीं है। अरे भाई आप लोगों ने देश को क्या किया, देश को नफरत दी सिर्फ, और क्या दिया आपने? यही बात हम कर रहे हैं और हम मोहब्बत बना रहे हैं लोगों के बीच। आपका कोई अजय गुलिया जी, आप लोगों ने देश को 2 भागों में बांटा था अंग्रेजों के साथ मिलकर, आप लोगों ने यह किया था। जो आपने किया था। अजय गुलिया जी, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने नफरत फैलाई और बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने नफरत फैलाई। अजय गुलिया जी, आपको क्या लगता है अंग्रेजों के किसने नफरत फैलाई, किसने मोहब्बत बढ़ाई? कांग्रेसी थे अजय गुलिया जी। अंग्रेजों के पिट्ठू कांग्रेसी थे। देश बांटा कांग्रेस ने, देश बंटने का फायदा हुआ कांग्रेस को, भारत को नुकसान हुआ। अजय गुलिया जी, देश की फिक्र कौन कर रहा है? और देश बांटा कांग्रेसियों ठीक है चौहान साहब, अजय गुलिया जी को बोलने दीजिए, वो भी काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। चौहान साहब बोलिए अजय गुलिया जी, फिर मैं रेड्डू जी आपके पास आता हूं। नहीं नासिर भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता हाँ ना में जवाब दे दे, हाँ ना में दे सर दो। क्या राजनीतिक लाभ लेने के लिए, धर्म विशेष को खुश करने के लिए साहबानों के इसको पलटा कांग्रेस ने कि नहीं पलटा? हाँ या ना? हाँ या ना जवाब नहीं इनके पास। क्या 370 का इन्होंने विरोध करा कि नहीं करा? मैं कह रहा हूं केंद्र के कानून लागू नहीं होते थे कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर। चलो आप जवाब दे दो, 370 का उनका क्या फायदा हुआ? एक मिनट ने पूरी बात करनी। केंद्र के कानून ही लागू नहीं होते थे, अब केंद्र के कानून भी वहां लागू होंगे। वो लोग अपने अलग कानून बनाते थे। एक देश एक विधान नहीं, इस बात से आपको क्या आपत्ति है? आप मुझे ये बताएं कि समूचे देश के अंदर, समूचे राष्ट्र के अंदर एक कानून लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? 371 लगी हुई है बाकी पहाड़ियों पे, वो क्यों लगी हुई है? नहीं, पहाड़ के क्षेत्र के लोगों ने क्या कसूर किया भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर? क्या कसूर किया उन्होंने? बताओ मुझे। जो प्रदेश है, जो 371 लगी हुई है उसके ऊपर उनके प्रावधान है ना, वो प्रावधान खत्म कर दिए आपने वहां पे। हमारे गाड़े खून पसीने, आप बता दो क्या दिया 370 करें, वो उसका लाभ लें, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। वो लोग हमारे टैक्स के पैसे से ऐश करें जो हमारी सेना पर पत्थर बरसाते हैं। वो वहां भारतीय नहीं, पहाड़ी पर लेने वाले लोग, आप उनको भारतीय नहीं मानते। कश्मीर के अंदर किसी जवान, अजय गुलिया जी भारतीय नहीं मानते। अजय गुलिया जी के जवान आप उनको पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भारतीय नहीं मानते। हरियाणा प्रदेश के जवान वहां खड़े हैं, चाहे वो सेना के रूप में खड़े हो या बीएसएफ के रूप में खड़े हो, हमारे जवान वहां खड़े हैं। हमारे जवान वहां शहीद होते थे और वो लोग उन पर पत्थर बरसाते थे। अजय गुलिया जी, और हमारे अजय गुलिया जी, और हमारे ऊपर पत्थरबाजी का इस बात। अजय गुलिया जी, देश के अंदर दोनों ही पार्टियों ने बड़े बड़े मंचों से कहा है कि इन्होंने नफरत फैलाई और दोनों ने कहा कि हमने मोहब्बत बांटी है। नहीं, इन्होंने कहा मोहब्बत बांटी। मैं तो एक चीज स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये तो देश के सामने है कि तो आप लोग जेजेपी वाले यमुना पार पहुंचाने को किसको कह रहे थे? किसको कह रहे थे यमुना पार पहुंचाएंगे? कांग्रेस पार्टी है। अब जो उस धर्म विशेष के अंदर मैं नाम लेकर के कहूँ यमुना पार किसको पहुंचाना था, ये बताइए। कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी ने वोट मांग रहे थे, यमुना पार किसको पहुंचाना था बताएं? और फिर अजय गुलिया जी, देश में हिंदू मुसलमान हैं तो कितना बड़ा, दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि ये हिंदू मुसलमान करते हैं, ये हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, कांग्रेस इसकी जिम्मेदार रही ना
मैं इसने कह रहा हूं, इसने 79 में जेजेपी जब ने शाहबानो यमुना पार ने किसको अपने- पहचाना था? हाँ या ना शाहबानो बताओ। ने अपने ठीक है शौहर सर। के खिलाफ किसने मुकदमा पहचाना था दर्ज यमुना किया। पार? किसको? माननीय सर्वोच्च एक- न्यायालय में फैसला आ गया। ढींगरा जी, माननीय ठीक। सर्वोच्च न्यायालय में फैसला आया। क्या जरूरत पड़ी थी? क्या जरूरत पड़ी थी इनको की कानून में संशोधन करके क्या कानून जरूरत में पड़ी थी बदलाव आपको करके, वो यमुना पार वालों को करके सहायता देने की? किसके आगे झुके ये उनकी किसके आगे सरकार झुके थे? बनाने की इनको क्या बताना जरूरत पड़ी पड़ेगा। थी जिसको चलिए, एक यमुना मिनट पार ढींगरा जी, पहुंचाने एक से मिनट वोटों से ढींगरा जी। पहले? किसके आगे नतमस्तक हुए? जिनको यमुना किसके पार आगे पहुंचाने थे पहले बात तो उन सुनिए, लोगों को ढींगरा जी। सहायता देने की क्या जरूरत पड़ी थी? किसको खुश बताओ। करने के लिए वो फैसला बदला था? किसको खुश करने के लिए आप फैसला लोगों ने बदला था? ये यमुना जवाब पार तो बचाने वालों केवल ढींगरा को देना किस पड़ेगा। तरह से सहायता दी? तो बताइए। 86 में आया था वो फैसला। ठीक है, मैं आपको बता केवल दूं, ढींग- आप ये केवल ढींगरा जी और किसी और के ऊपर अजय नहीं बोल गुलिया सकते जी, कि कोई और विजेंद्र रेड्डी जी, मुख्यमंत्री था कि नहीं था। विजेंद्र रेड्डी जी, एक बात- 86 में वो फैसला आया, राजीव गांधी जी ने वो फैसला बदला। किस लिए बदला था वो फैसला? चलिए, विजेंद्र रेड्डी जी, आपने यात्रा की तारीफ भी की और आपने ठीक है एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर कांग्रेस की एकजुटता को लेकर उसकी आलोचना भी की, लेकिन जिस तरह से एक बातें चल पड़ी हैं तो हरियाणा में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि इनेलो और कांग्रेस एक साथ आ जाएं हरियाणा के अंदर। तो ये जो कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आया है, ये इसी बात की तरफ इशारा है। नहीं नासिर जी, क्या है कि जिस प्रकार से ये भाई अभी बहस कर रहे थे डिबेट के ऊपर, लाखों लोग आपके इस चैनल को देख रहे हैं, आपने बहस शुरू की गरीबी रेखा पर और ये रेखा की गरीबी को निकालने लग गए। डिबेट को पता नहीं कहां से कहां अपने इतिहास की नॉलेज यहां बखाड़ने लग जाते हैं। मुद्दा था आज का जो डिबेट का मुद्दा हमारा यात्रा का था जी। जिस प्रकार से हम पहले भी कह चुके हैं, इस नफरत भरी सरकार को जो देश में प्रदेश में केवल और केवल मात्र नफरत फैलाने का कार्य करती है और ऐसी नीतियां लेकर के आती है जो कि पूरे देशवासियों के अहित में है, उनका नुकसान होता है, चाहे वो बेरोजगारी का, भ्रष्टाचारी का, क्राइम का, मतलब ऐसे हालात देश में बन गए हैं कि सरकार जो है लुटेरी बनी हुई है। सरकार दोनों हाथों से लूटने का काम कर रही है जनता को। ऐसी लुटेरी और नफरत भरी सरकार को उखाड़ने के लिए प्रदेश से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को चाहे को त्याग करना पड़ेगा, चाहे को बलिदान करना पड़ेगा, वो हम करेंगे ताकि इस सरकार से छुटकारा लेकिन एक दिलाया जा बात और सके। होती है देखिए, सर, एक बात और होती है नासिर जी, कि कितनी बड़ी एक रेड्डी जी, विडंबना है राजनीति ये में कि यात्रा निकालना हर किसी का हक राजनीति में है। नेताओं का दिल और मन बदलते वक्त नहीं लगता। मान लीजिए कभी आप कांग्रेस की आलोचना करें, कभी बीजेपी की करें और हाथ किसी हाँ, से भी बिल्कुल मिलाया नहीं जा लगता सकता है, है। इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं, आज आपको बीजेपी नफरत वाली लग रही है तो शायद नहीं, कल को आपकी देखिए, राजनीति अगर के कोई दूसरे साथ हो हालात जाएं, देखिए, तो आप उसके साथ परिस्थितियां- चले जाएंगे। ये भूल गए हमारे साथ खड़े नासिर जी ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। जो हालात इस सरकार ने प्रदेश में पैदा कर दिए हैं उनको देखते हुए उनके मद्देनजर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इनेलो बीजेपी के साथ हाथ मिला लेगी। दूसरी बात देखिए, एक और कितनी बड़ी बात है, क्या इनेलो यात्रा कांग्रेस- निकालना हर क्या राजनीतिक इनेलो पार्टी का कांग्रेस के अधिकार साथ है, हाथ मिला वो सकती है, निकालते ये हैं, तो तय है। लोकतंत्र में इसकी आजादी मिलती है। जी, नहीं, मैंने कहा इनेलो अपने दम पर सरकार बनाएगी हरियाणा प्रदेश में। आज जो प्रदेश के हालात बने हुए हैं उसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है। आप देखिए, नगर परिषद के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव और जो अभी चेयरमैन के चुनाव होने लग रहे हैं उसमें इनेलो एक मजबूत पार्टी बनकर के उभर रही है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने बलबूते पर 2024 में सरकार बनाएगी। लेकिन एक मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूं नासिर जी, वो ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यात्राएं निकालने का हक होता है। हम किसी पार्टी के लोकतांत्रिक अधिकार के ऊपर हमला नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, हमारी ऐसी नीयत होती है। जिस प्रकार से राहुल गांधी की यात्रा को डिस्टर्ब करने का सरकार ने प्रयास किया वो निंदनीय है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। जहां स्टे होता है यात्रा का, रात को लाइट काट दी जाती है, पानी की सप्लाई बंद कर दी जाती है। ऐसे लोकतंत्र की हत्या करने वाले सरकार को आप कहते हो कि हम इनके साथ जा सकते हैं? कभी नहीं हो सकता ऐसा। हम इनको उखाड़ने के लिए कोई भी स्टेप ले सकते हैं। हमने अगर जमुना पार भगाने का काम बात कही है तो जमुना पार भगा करके ही दम लेने का काम करें। केवल ढींगरा जी, आखिरी प्रतिक्रिया, इस यात्रा से कांग्रेस को क्या मिला है? क्या कांग्रेस जो बार बार ये बात कर रही है कि नफरत के खिलाफ, तो जो कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं उससे क्या कुछ सीखा है? उससे कितनी कांग्रेस ने दुनिया बनाई है? देखिए, सावरकर की बात कर रहे थे, माफीनामे की चिट्ठी सावरकर जी ने लिखी थी, हमने नहीं लिखी थी।
और उनको माफीनामे का उसी का जवाब मिला था। दूसरी बात, नफरत जो कांग्रेस फैलाते के हैं, सुनिए मेरे देश का विभाजन 40 सेकंड देश का विभाजन, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देश का विभाजन करने में कौन सी ताकतें थी, सारे देश को मालूम हो चुका कि भारत संघ जो थी उस समय वो जिन्ना के साथ मिलकर, जो वायसराय थे उनके साथ मिलकर देश के दो टुकड़े में करने में लगी हुई थी। इसीलिए सारी लड़ाई करवाई, इसीलिए देश के दो टुकड़े हुए। हम लोग तो आज भी अपने जो अब भारत है उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, और ये लोग जो तोड़ने का काम तब भी कर रहे थे, ये लोग तोड़ने का काम अब भी कर रहे हैं। और इन लोगों ने नफरत तब भी फैलाई थी, इन लोगों ने नफरत अब भी लगातार फैलाते आ रहे हैं। संघ और भाजपा एक ही सिस्टम है, इनका काम ही नफरत फैलाना है। और ये अब हिंदुओं को आपस में डिवाइड कर रहे हैं। ये सब पहले ये हिंदू और मुस्लिम किया करते, अब इनको लगा कि वोट की राजनीति करनी है, अब हिंदुओं को डिवाइड करो। तो हिंदुओं में जाट वर्सेस नॉन जाट किसने किया, मराठा वर्सेस नॉन मराठा कैसे हुआ, पटेल वर्सेस नॉन पटेल कैसे हुआ। ये हिंदुओं को डिवाइड करके वोट की पॉलिटिक्स करते हैं इन लोगों को, और कोई काम नहीं। ठीक है ढिंगरा जी। वीरेन जी, चौहान साहब आपकी आवाज जी, मैं आपका फोन पर करवाता हूं, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, तब तक मैं प्रतिक्रिया लेता हूं अजय गुलिया जी की। चौहान साहब की आवाज नहीं आ रही, उनका फोन पर जोड़ दीजिए। मैं फोन पर ही हूँ भाई साहब। ठीक है, हाँ अब आ रही है आपकी आवाज ठीक से जी, कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में आज जिस तरह का तालमेल दिखाई दे रहा है, गठबंधन जैसी भावना से बात कर रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता ये इनकार करते करते भी इकरार कर बैठे और एकजुट हो जाए तो नतीजा 0/सन्नाटा होगा। क्योंकि 0.00 होता है, 10 या 100 नहीं होता। तो मैं इनको, अगर ये ऐसा करने जा रहे हैं तो 0 होने पार हो गए थे पिछली बार। पूरी बात पूरी बात जी। दूसरी बात ये कि केवल धिंगड़ा का भारत के इतिहास के बारे में जो ज्ञान है ना, वो हास्यास्पद है। अंग्रेजों के चरणों में बैठकर एडविना माउंटबेटन के साथ प्रेम की पीछे डालकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र पंडित नेहरू करते पकड़े गए थे। संघ का कोई व्यक्ति कहीं नहीं था उसमें। दूसरी बात, जोड़ने की बात अगर आज की करें, केवल आज की बात करें, अगर राहुल गांधी भारत जोड़ना चाहते हैं तो उनको गिलगित बल्टिस्तान और मीरपुर मुजफ्फराबाद की तरफ चलने की बात करनी चाहिए, जो इनके पूर्वज पंडित नेहरू की अगुवाई में कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था। इनको टूटे हुए, भारत से टूटे हुए और छूटे हुए अक्साई चिन्ह को वापस लेने के लिए बात करनी चाहिए, जो पंडित नेहरू की अगुवाई में 62 में 50,000 वर्ग किलोमीटर भारत का पाकिस्तान में चीन में चला गया था। एक मिनट, अंतिम बात, लेकिन ये चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि चीन से ये चंदा देते हैं और गुप्त एग्रीमेंट करते हैं, और पाकिस्तान और ठीक है चौहान जी, क्योंकि वक्त की कमी है और मैंने वादा किया 40 सेकंड पूरे उसी में होंगे। अजय गुलिया जी। नहीं नासिर भाई, देखिए ये यात्रा करे पर इस प्रकार के झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम ना करें। वो एक लोकतांत्रिक, देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्येक दल को यात्रा करने का अधिकार, लेकिन ये जवाब तो ना अपितु हरियाणा प्रदेश बल्कि समूचा भारतवर्ष इनसे मांगेगा कि आप एकता, जिस प्रकार का भाषण उन्होंने दिया है आज लाल किले से, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि वो इस बात को स्वयं तय करे ना, उनकी पार्टी स्पष्ट करे कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है। क्या जब वो फैसले बदले थे, क्या पंजाब के अंदर जो उन्होंने किया, क्या 370 के ऊपर उनका क्या जवाब था? क्योंकि सबसे ज्यादा भुगतभोगी अगर कोई है तो हरियाणा प्रदेश के जवान है, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया इस देश की अखंडता प्रभुता के लिए। आज अगर राहुल गांधी इस प्रकार की बातचीत करते हैं तो मेरा ये मानना है ये उन जवानों का उपहास है, उनकी बलिदान, उनकी शहादत का उपहास कराने वाली बात। ठीक है सर। रेडू जी। हाँ, देखिए ये वीरेंद्र जी ने जो अभी बात कही कि हमारा कांग्रेस की तरफ झुकाव इनको दिखाई देने लग गया है, क्योंकि इनके मन में भय बैठ गया। हमारा कोई किसी प्रकार की झुकाव नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार ने ज्यादती की एक यात्रा के प्रति जो कि संवैधानिक अधिकार हर पॉलिटिकल पार्टी का है, उसको हम आवाज बड़ी बुलंदी के साथ उठाने की बात की हमने, और वो उठाई है हमने, और वो हम उठाते रहेंगे। लेकिन ये मैं बता दूं चौहान साहब को, चौहान साहब आपकी सरकार की जो ज्यादतियां हो चुकी हैं इस प्रदेश के ऊपर, अभी
2024 में आपका वही हाल होगा जो कभी 87 में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का हुआ था। और 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश में अपने बलबूते पर सरकार बना रही है। लेकिन फिर मैं दोहराता हूं इस बात को कि इस सरकार को उखाड़ने के लिए यदि हमें कोई और फैसला भी लेना पड़ा तो हमारा शीर्ष नेतृत्व इस बात को कह चुका है कि हम वो फैसला लेने से भी गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन 2024 में इस सरकार बहुत बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी, डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी, अजय गुलिया जी, विजेंद्र रेड्डी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।